हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। समझ में नहीं आ रहे थे। उनकी प्रतिक्रिया देखकर दक्ष ने निराशा में अपना सिर हिलाया। वे मुझे नहीं समझते, है ना? उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे खुद ही बाहर निकलना होगा। मुझे स्वयं ही बाहर निकलना होगा। वो अपने भंडार से राजा की तलवार निकालते समय पिंजरे में खड़ा होने का प्रयास करने लगा। दक्ष को हथियार निकालते देख बाहर खड़े लोग और भी चिंतित हो गए। वो सचमुच हम पर हमला करने वाला है, हमें उसे रोकना होगा। सभी लोगों ने अपने हथियार भी निकाल लिए, जिनमें से कुछ में भाले भी शामिल थे। बिना कुछ सोचे समझे लोगों ने अपने भाले पिंजरे के अंदर घुसा दिए। भाले इतने लंबे थे कि वे पिंजरे के एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से पहुंच सकते थे। वहीं दक्ष की तलवार इतनी दूरी भी तय नहीं कर सकती थी। दक्ष ने आखिरी क्षण में अपना शरीर झुकाया ताकि उस पर लगने वाले भालों में से एक को बचा सके। साथ ही उसने अपनी तलवार का इस्तेमाल करके दूसरे भाले को भी रोक दिया। तीसरे भाले के लिए उसने खुद को बचाते हुए दूसरे भाले की दिशा बदल दी। दूसरा भाला इस तरह से चला कि वह न केवल दक्ष से बच गया, बल्कि तीसरे भाले से भी टकराया, जिससे उसमें बाधा उत्पन्न हो गई। क्या तुम सब रुक जाओगे? दक्ष ने दहाड़ते हुए पूछा। उसने एक बार फिर अपनी तलवार घुमाई, लेकिन इस बार उसने उन भालों को निशाना नहीं बनाया जो उस पर हमला कर रहे थे। इसके बजाय इस बार उसने पिंजरे की सलाखों को ही निशाना बनाया। धातु का पिंजरा मजबूत था, लेकिन वह भी दक्ष की तलवार के हमले का विरोध करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। तीखी तलवार आगे बढ़ी, हवाओं को चीरती हुई, अपने पीछे एक हल्के हरे रंग का चाप छोड़ती हुई। पिंजरे की धातु की सलाखें तेज धार वाली तलवार के सामने थोड़ा प्रतिरोध कर रही थी। हालांकि वे भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। तलवार ने सलाखों को चीर दिया। तेजी से पिंजरे में एक छेद बनाते हुए दक्ष कोठरी से बाहर कूद गया और गाड़ी से बाहर उतर गया। गाड़ी में बैठे लोग अभी भी स्तब्ध थे और कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे थे। जब तक वे अपनी हैरानी से बाहर आ पाते, दक्ष गाड़ी से कूद चुका था। गाड़ी रोको, पुरुषों ने आवाज लगाई। गाड़ी रुक गई। सभी लोग गाड़ी से बाहर कूद पड़े। हालांकि वे अपने आसपास दक्ष को नहीं पा सके। ऐसा लग रहा था जैसे दक्ष बहुत पहले ही चला गया था। वो जरूर उस जंगल में घुस आया होगा। वो छिपा हुआ है। पुरुषों ने पास के जंगल की ओर घूर कर देखा। हमें उसका पीछा करना होगा। अगर वो जंगल में है तो उसे ढूंढना मुश्किल होगा। क्या तुम सच में जानते हो कि हमें उसका पीछा करना चाहिए? हमें उसका पीछा करना चाहिए। हम उसे खुलेआम घूमने नहीं दे सकते। हमें उसे राजधानी ले जाना होगा। वह हमारी जिम्मेदारी है। गांव के नेता ने पदचिह्नों का अनुसरण करते हुए जंगल की ओर दौड़ते हुए कहा। सभी लोग जंगल में प्रवेश कर गए। यहीं पर पदचिह्न समाप्त हो जाते हैं। क्या आपको लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए? कोई भी अलग नहीं हो रहा है। अगर हम अलग हो गए तो हम कमजोर हो जाएंगे। हम नहीं जानते कि वो व्यक्ति कितना मजबूत हो सकता है। साथ रहना ही हमारी ताकत होगी। अगर हम साथ रहें तो क्या उसे ढूंढना मुश्किल नहीं होगा? हमें उसे ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी। हम इस तरह से ज्यादा क्षेत्र को कवर नहीं कर पाएंगे। अगर हम अलग हो जाएं तो हम ज्यादा क्षेत्र को कवर कर सकते हैं, उनमें से एक आदमी ने सुझाव दिया। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुमसे कह रहा हूँ, हम अलग नहीं हो रहे हैं। अगर हम उसे पा लेते हैं तो हमें उसका सामना करने में सक्षम होना चाहिए, अन्यथा उसे न पाना ही बेहतर है। ये तुम सभी को एक एक करके खोने से बेहतर है। गांव के मुखिया ने उस आदमी के आदेश को खारिज कर दिया। ठीक है, हम साथ रहेंगे। आप जो कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। दक्ष जंगल में घुस गया। गाड़ी में बैठे लोगों से लड़ने के बजाय उसने बस वहां से निकलकर अपना रास्ता खुद ढूंढना बेहतर समझा। ये लोग उसकी भाषा नहीं समझ सकते थे और न ही वो उनकी भाषा समझ सकता था। इसके अलावा शुरुआती हमलों का सामना करने के बाद उसे यकीन हो गया था कि वह उनका सामना शांति से नहीं कर सकता। उस पर हमला होने ही वाला था। गाड़ी के बीच से गुजरते हुए उसने जल्दी ही बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया। वो इतना तेज था कि उसने गांव वालों को बहुत पीछे छोड़ दिया।
2 दिनों की खोज के बाद गांव वालों ने दक्ष को ढूंढने का विचार छोड़ दिया। वे जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस चले गए और गाड़ी में बैठ गए। वापस जाने के बजाय गांव वालों ने राजधानी की ओर अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला किया। उन्हें अभी भी राजधानी को इस अजीब व्यक्ति के बारे में बताना था जिसे उन्होंने खोजा था। वे जानते थे कि उन्हें उस आदमी को खोने के लिए डांटा जाएगा, लेकिन उनका मानना था कि समग्र स्थिति के लिए उन्हें बताना बेहतर होगा। राजधानी के पास उस आदमी को खोजने के लिए संसाधन थे, जबकि उनके पास नहीं थे। गाड़ी अपने रास्ते पर चलती रही। दक्ष पहले ही दूसरे छोर से जंगल छोड़ चुका था। वो एक तालाब के सामने बैठा था। किसी कारण से उसे पहले तालाब के अंदर पानी का एक भी स्रोत नहीं मिला, लेकिन जैसे ही वो जंगल से बाहर निकला उसे पानी मिल गया। उन्होंने तालाब के पास थोड़ी देर आराम करने का निर्णय लिया, लेकिन आराम करने से पहले उन्होंने तालाब के चारों ओर एक घेरा बना लिया जो काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। उन्होंने अपने हाथ के पीछे भी एक छोटा सा गोलाकार आकृति बनाया और उसे बड़े गोलाकार आकृति से जोड़ दिया। उसने दोनों वृत्तों को जोड़ दिया ताकि जब भी कोई बड़े वृत्त पर पैर रखे तो छोटा वृत्त उसे चेतावनी संकेत दे सके। सारी सावधानियां बरतने के बाद वह आराम से बैठ गया और अपने भंडार से एक फल निकाल लाया। क्या सिरदर्द है? मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन मुझे ये जगह पसंद नहीं है। मैं उच्च लोकों तक पहुँच गया था। अगर मैं यहाँ गिर गया तो जू चांद मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। उसे ये भी पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ हूँ। मैं फिर से वापस कैसे जा सकता हूँ? उसने खून की एक छोटी बूंद को देखा जो उसकी अंगूठी के अंदर तैर रही थी। मैंने फीनिक्स ब्लड भी बरामद कर लिया है, लेकिन मैं इसके साथ कुछ नहीं कर सकता। स्नैक मोनाक भी जू चांद के साथ है। सब कुछ बहुत गलत हो गया। कम से कम रेनबो फीनिक्स मुझे नहीं ढूंढ सकता, लेकिन अगर मैं यहाँ छिपा रहा तो मैं अपने राक्षसों का सामना करने के लिए इतना मजबूत कैसे बन सकता हूँ? कोई बात नहीं, मुझे ये पता लगाना है कि मैं कहाँ हूँ और मैं यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ। मुझे अपनी मार्शल आत्मा को ठीक करने और उसकी मदद करने की भी जरूरत है, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? यहाँ के वातावरण में बिल्कुल भी क्यूई नहीं है। अचानक उसका हाथ पकड़ा गया, जिससे जुन को झटका लगा। इससे पहले कि वो कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, उसने महसूस किया कि अचानक कोई बल उसे खींच रहा है। विरोध न कर पाने के कारण वो दक्ष की ओर खींच गई। वो दक्ष के ऊपर गिर गई और वो जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें जुन की आंखों में जा लगी, जो उसे घूर रही थी। दक्ष ने अपने गर्म हाथों को जुन के गालों पर रखा। धीरे से उन्हें सहलाते हुए वह उसकी खूबसूरत आंखों में झांक रहा था। उसके हाथ धीरे धीरे जुन की गर्दन पर पहुंच गए। उसके हाथ जुन की गर्दन के पीछे चले गए और उसने उसका चेहरा अपने करीब खींचना शुरू कर दिया। दक्ष की आंखों से चकित जुन को यह भी एहसास नहीं हुआ कि क्या हो रहा था, क्योंकि उसका चेहरा दक्ष के चेहरे के करीब चला गया था। उसके दिल की धड़कन ढोल की तरह तेज हो गई। अपने दूसरे हाथ से दक्ष ने अपनी उंगली जुन के मीठे होठों पर रख दी। धीरे धीरे उसके होठों को सहलाने के बाद उसने धीरे से उसका मुंह खोला और फिर उसके करीब आ गया। उसके होंठ जुन के होठों पर टिक गए। जुन की आंखें थोड़ी खुली और वह अपनी हैरानी से बाहर आई। उसने हल्के से निगल लिया। एक छोटे से चुंबन के बाद दक्ष ने अपना सिर पीछे कर लिया। जुन को अपने मुंह में फल का एक छोटा सा टुकड़ा मिला। दक्ष ने अपने होंठ जुन के कानों के करीब ले आया। उसने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, अगर तुम्हें वाकई भूख नहीं है तो इसे वैसे ही लौटा दो जैसे मैंने तुम्हें दिया था। जुन ने फिर से निगल लिया, लेकिन उसने फल चबाया नहीं। उसने अपने हाथ दक्ष के गालों पर रखे और अपने होंठ फिर से उसके होठों पर रख दिए। इस बार चुंबन छोटा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि चुंबन अनंत काल तक चलेगा, क्योंकि दोनों ने अपने होठों के माध्यम से अपनी गर्माहट का आदान प्रदान किया। दक्ष के हाथ धीरे धीरे कसुन की गर्दन के पीछे से उसके कंधों तक नीचे की ओर बढ़ने लगे। वे उसकी कमर तक पहुंचते पहुंचते रुके नहीं और आखिरकार उसके गोल नितंबों पर जाकर रुक गए। ओह! जुन खुद को रोक नहीं पाए और करा उठी, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके शरीर को इस तरह से छुआ जा रहा है कि उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई। उसी समय दक्ष का दूसरा हाथ जुन के पर पड़ा और उसने उन्हें हल्का सा दबाया। तुम क्या कर रही हो?
यह ऐसा करने का समय नहीं है, जुन ने कहा। उसके शब्दों ने एक अलग कहानी बयां की, लेकिन उसकी धुंधली आंखों से ऐसा लग रहा था कि वह और चाहती थी। चिंता मत करो, मैंने हमारे चारों ओर एक घेरा बना लिया है, कोई नहीं आएगा। दक्ष ने एक बार फिर से जून के होठों पर अपने होंठ रखने से पहले जवाब दिया। उसके हाथ कसुन के कपड़ों के अंदर सरक गए और उसके कपड़ों के अंदर से उसके नंगे नितंबों पर पहुंच गए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जुन ने कमजोरी से कहा। हालांकि उसे लगा कि उसका शरीर कमजोर हो गया है, वो खुद को ऊपर भी नहीं उठा पा रही थी। हमें क्या नहीं करना चाहिए? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। जून ने जवाब देने के लिए अपने होंठ खोले, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, उसके होंठ एक बार फिर दक्ष के होठों से बंद हो गए। दक्ष ने खुद को आनंद में डुबोया, न केवल इसलिए क्योंकि वह ऐसा करना चाहता था, हालांकि वह जून को पकड़ना और उससे प्यार करना चाहता था, लेकिन उसके पास ये सब करने का एक और कारण भी था। वो जानता था कि उसे यहाँ कोई क्यूई नहीं मिल सकती, लेकिन दोहरी साधना के माध्यम से वे दोनों अपने शरीर के अंदर स्वयं कुछ क्यूई बना सकते थे, जिसमें उसके शरीर को ठीक करने की क्षमता थी। वो ये सब जून को शुरू में भी बता सकता था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि वह ये सोचे कि वह सिर्फ अपने इलाज के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। वह चाहता था कि यह जून के लिए भी एक खास समय हो, जहां वह एकमात्र अधिकार हो। जब दक्ष जून के साथ प्यार करने के लिए समय बिता रहा था, तो वहां एक और दक्ष था जो किसी और के साथ अंतरंग समय बिता रहा था। दक्ष का दूसरा भाग जो ब्लड लाइन मंदिर के कारण अस्तित्व में आया, उसमें उसकी आत्मा का एक टुकड़ा था जो उसे ढूंढने के लिए आवश्यक कड़ी थी। दक्ष का क्लोन अमर रानी के साथ उसके बिस्तर पर समय बिता रहा था। जितना ज्यादा समय वह उसके साथ बिताता, उतना ही उसे लगता कि वह मजबूत होता जा रहा है। वो महसूस कर सकता था कि उसके शरीर के साथ साथ उसकी आत्मा भी मजबूत होती जा रही थी। अमर रानी दक्ष के ऊपर से हटकर उसके बगल में लेट गई। मुझे लगता है कि अब काफी हो गया है, अब तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। किस बात के लिए तैयार हो? दक्ष ने पूछा। इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हमने साथ में जो समय बिताया है, उसके बाद मुझे लगता है कि तुम्हारा शरीर अब इतना मजबूत हो गया है कि वह इस बाधा को पार करने का दबाव झेल सके। हमें कल ही निकल जाना चाहिए। जब हम यहाँ से निकल जाएंगे, तब तुम्हारा असली प्रशिक्षण शुरू होगा, अमर रानी ने कहा। वो बिस्तर से उठी और कपड़े पहनने लगी। चूंकि हम कल जा रहे हैं, इसलिए आपको अपना सारा लंबित काम यही निपटा लेना चाहिए। हम शायद कुछ समय तक वापस न आ पाए। क्या करें? मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही इस पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली है। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए था। यह मेरे लिए किसी भी मामले में महत्वपूर्ण नहीं है। मैं इसी क्षण यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। दक्ष भी खड़ा हुआ और कपड़े पहनने लगा। क्या तुम्हें यकीन है? अमर रानी ने पूछा। मुझे यकीन है। मैं जब से अस्तित्व में आया हूँ, तब से इस जगह को छोड़ने का इंतजार कर रहा हूँ। अब जब मेरे पास जाने का मौका है, तो मैं एक सेकंड भी क्यों इंतजार करूं? दक्ष ने जवाब दिया। ठीक है, अगर तुम तैयार हो, तो हम 30 मिनट में निकल सकते हैं। जिस किसी को भी तुम्हें सूचित करना है, उसे बता दो कि हम निकल रहे हैं और फिर छत पर मुझसे मिलो। मैं फॉर्मेशन और बाकी सब कुछ तैयार कर दूंगा। गठन। आपको गठन की क्या आवश्यकता है? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें और कैसे बाहर निकालूंगी? मैं इस जगह को अकेले छोड़ सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए यह अलग बात है। तुम्हारा वंश चीजों को और जटिल बना देता है। तुम्हें ले जाने के लिए मुझे और अधिक तैयारी करनी होगी। ये गठन इसी के लिए है। ये तुम्हें ठीक कर देगा, अमर रानी ने कहा। ये हमारे आसपास के स्थान और प्रतिबंधों को अस्थिर कर देगा और मुझे बढ़ावा देगा। इससे हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। अपनी बात समाप्त करके अमर रानी कमरे से बाहर चली गई। वो सीधे महल की छत पर चली गई। उसने अपने सामने एक छोटा सा द्वार खोला और अपना दाहिना हाथ द्वार के अंदर डाला। जब उसने अपना हाथ बाहर निकाला, तो उसके हाथ पर एक छोटा सा ब्रश था। ब्रश का उपयोग करते हुए उसने जमीन पर आकृति बनाना शुरू किया। जब तक वो अपना काम खत्म कर रही थी, दक्ष भी छत पर आ गया। आप क्या कर रहे हैं? हाँ, तुम्हारा भी काम खत्म हो गया? हाँ। अच्छा, तो फिर हम जा सकते हैं। आओ।
मेरे पास खड़े हो जाओ। दक्ष लाल रंग की महिला के करीब गया और उसके पास खड़ा हो गया। महिला ने दक्ष को पत्थर का एक छोटा टुकड़ा दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक हम यहाँ से नहीं निकल जाते तब तक पत्थर मत गिराना। अचानक उसका हाथ पकड़ा गया, जिससे जुन को झटका लगा। इससे पहले कि वो कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, उसने महसूस किया कि अचानक कोई बल उसे खींच रहा है। विरोध न कर पाने के कारण वो दक्ष की ओर खींच गई। वो दक्ष के ऊपर गिर गई और वो जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें जुन की आंखों में जा लगी, जो उसे घूर रही थी। दक्ष ने अपने गर्म हाथों को जुन के गालों पर रखा। धीरे से उन्हें सहलाते हुए वह उसकी खूबसूरत आंखों में झांक रहा था। उसके हाथ धीरे धीरे जुन की गर्दन पर पहुंच गए। उसके हाथ जुन की गर्दन के पीछे चले गए और उसने उसका चेहरा अपने करीब खींचना शुरू कर दिया। दक्ष की आंखों से चकित जुन को यह भी एहसास नहीं हुआ कि क्या हो रहा था, क्योंकि उसका चेहरा दक्ष के चेहरे के करीब चला गया था। उसके दिल की धड़कन ढोल की तरह तेज हो गई। अपने दूसरे हाथ से दक्ष ने अपनी उंगली जुन के मीठे होठों पर रख दी। धीरे धीरे उसके होठों को सहलाने के बाद उसने धीरे से उसका मुंह खोला और फिर उसके करीब आ गया। उसके होंठ जुन के होठों पर टिक गए। जुन की आंखें थोड़ी खुली और वह अपनी हैरानी से बाहर आई। उसने हल्के से निगल लिया। एक छोटे से चुंबन के बाद दक्ष ने अपना सिर पीछे कर लिया। जुन को अपने मुंह में फल का एक छोटा सा टुकड़ा मिला। दक्ष ने अपने होंठ जुन के कानों के करीब ले आया। उसने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, अगर तुम्हें वाकई भूख नहीं है तो इसे वैसे ही लौटा दो जैसे मैंने तुम्हें दिया था। जुन ने फिर से निगल लिया, लेकिन उसने फल चबाया नहीं। उसने अपने हाथ दक्ष के गालों पर रखे और अपने होंठ फिर से उसके होठों पर रख दिए। इस बार चुंबन छोटा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि चुंबन अनंत काल तक चलेगा, क्योंकि दोनों ने अपने होठों के माध्यम से अपनी गर्माहट का आदान प्रदान किया। दक्ष के हाथ धीरे धीरे कसुन की गर्दन के पीछे से उसके कंधों तक नीचे की ओर बढ़ने लगे। वे उसकी कमर तक पहुंचते पहुंचते रुके नहीं और आखिरकार उसके गोल नितंबों पर जाकर रुक गए। ओह! जुन खुद को रोक नहीं पाई और कराह उठी, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके शरीर को इस तरह से छुआ जा रहा है कि उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई। उसी समय दक्ष का दूसरा हाथ जुन के पर पड़ा और उसने उन्हें हल्का सा दबाया। तुम क्या कर रही हो? यह ऐसा करने का समय नहीं है, जुन ने कहा। उसके शब्दों ने एक अलग कहानी बयां की, लेकिन उसकी धुंधली आंखों से ऐसा लग रहा था कि वह और चाहती थी। चिंता मत करो, मैंने हमारे चारों ओर एक घेरा बना लिया है, कोई नहीं आएगा। दक्ष ने एक बार फिर से अपने होंठ जुन के होठों पर रखने से पहले जवाब दिया। उसके हाथ कसुन के कब्डों के अंदर सरक गए और उसके कब्डों के अंदर से उसके नंगे नितंबों पर पहुंच गए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जुन ने कमजोरी से कहा। हालांकि उसे लगा कि उसका शरीर कमजोर हो गया है, वो खुद को ऊपर भी नहीं उठा पा रही थी। हमें क्या नहीं करना चाहिए? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। जुन ने जवाब देने के लिए अपने होंठ खोले, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, उसके होंठ एक बार फिर दक्ष के होठों से बंद हो गए। दक्ष ने खुद को आनंद में डुबोया, न केवल इसलिए क्योंकि वह ऐसा करना चाहता था। हालांकि वह जुन को पकड़ना और उससे प्यार करना चाहता था, लेकिन उसके पास ये सब करने का एक और कारण भी था। वो जानता था कि उसे यहाँ कोई क्यूई नहीं मिल सकती, लेकिन दोहरी साधना के माध्यम से वे दोनों अपने शरीर के अंदर स्वयं कुछ क्यूई बना सकते थे, जिसमें उसके शरीर को ठीक करने की क्षमता थी। वो ये सब जुन को शुरू में भी बता सकता था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि वह ये सोचे कि वह सिर्फ अपने इलाज के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। वह चाहता था कि यह जुन के लिए भी एक खास समय हो, जहां वह एकमात्र अधिकार हो। जब दक्ष जुन के साथ प्यार करने के लिए समय बिता रहा था, तो वहां एक और दक्ष था जो किसी और के साथ अंतरंग समय बिता रहा था। दक्ष का दूसरा भाग, जो ब्लडलाइन मंदिर के कारण अस्तित्व में आया, उसमें उसकी आत्मा का एक टुकड़ा था, जो उसे ढूंढने के लिए आवश्यक कड़ी थी। दक्ष का क्लोन अमर रानी के साथ उसके बिस्तर पर समय बिता रहा था। जितना ज्यादा समय वह उसके साथ बिताता, उतना ही उसे लगता कि वह मजबूत होता जा रहा है। वो महसूस कर सकता था कि उसके शरीर के साथ साथ उसकी आत्मा भी मजबूत होती जा रही थी।
अमर रानी दक्ष के ऊपर से हटकर उसके बगल में लेट गई। मुझे लगता है कि अब काफी हो गया है, अब तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। किस बात के लिए तैयार हो? दक्ष ने पूछा। इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हमने साथ में जो समय बिताया है, उसके बाद मुझे लगता है कि तुम्हारा शरीर अब इतना मजबूत हो गया है कि वह इस बाधा को पार करने का दबाव झेल सके। हमें कल ही निकल जाना चाहिए। जब हम यहाँ से निकल जाएंगे, तब तुम्हारा असली प्रशिक्षण शुरू होगा, अमर रानी ने कहा। वो बिस्तर से उठी और कपड़े पहनने लगी। चूंकि हम कल जा रहे हैं, इसलिए आपको अपना सारा लंबित काम यही निपटा लेना चाहिए। हम शायद कुछ समय तक वापस ना आ पाए। क्या करें? मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही इस पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली है। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए था। ये किसी भी मामले में मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मैं इसी क्षण यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। दक्ष भी खड़ा हुआ और कपड़े पहनने लगा। क्या तुम्हें यकीन है? अमर रानी ने पूछा। मुझे यकीन है। मैं जब से अस्तित्व में आया हूँ, तब से इस जगह को छोड़ने का इंतजार कर रहा हूँ। अब जब मेरे पास जाने का मौका है, तो मैं एक सेकंड भी क्यों इंतजार करूं? दक्ष ने जवाब दिया। ठीक है, अगर तुम तैयार हो तो हम 30 मिनट में निकल सकते हैं। जिस किसी को भी तुम्हें सूचित करना है, उसे बता दो कि हम निकल रहे हैं और फिर छत पर मुझसे मिलो। मैं फॉर्मेशन और बाकी सब कुछ तैयार कर दूंगा। गठन। आपको गठन की क्या आवश्यकता है? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें और कैसे बाहर निकालूंगी? मैं इस जगह को अकेले छोड़ सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए यह अलग बात है। तुम्हारा वंश चीजों को और जटिल बना देता है। तुम्हें ले जाने के लिए मुझे और अधिक तैयारी करनी होगी। ये गठन इसी के लिए है। ये तुम्हें ठीक कर देगा, अमर रानी ने कहा। ये हमारे आसपास के स्थान और प्रतिबंधों को अस्थिर कर देगा और मुझे बढ़ावा देगा। इससे हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। अपनी बात समाप्त करके अमर रानी कमरे से बाहर चली गई। वो सीधे महल की छत पर चली गई। उसने अपने सामने एक छोटा सा द्वार खोला और अपना दाहिना हाथ द्वार के अंदर डाला। जब उसने अपना हाथ बाहर निकाला, तो उसके हाथ पर एक छोटा सा ब्रश था। ब्रश का उपयोग करते हुए उसने जमीन पर आकृति बनाना शुरू किया। जब तक वो अपना काम खत्म कर रही थी, दक्ष भी छत पर आ गया। आप क्या कर रहे हैं? हाँ, तुम्हारा भी काम खत्म हो गया? हाँ। अच्छा, तो फिर हम जा सकते हैं। आओ, मेरे पास खड़े हो जाओ। दक्ष लाल रंग की महिला के करीब गया और उसके पास खड़ा हो गया। महिला ने दक्ष को पत्थर का एक छोटा टुकड़ा दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक हम यहाँ से नहीं निकल जाते, तब तक पत्थर मत गिराना। समझा? अमर रानी के आदेश का पालन करते हुए क्लोन ने अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर ली। उसे नहीं पता था कि इसकी क्या जरूरत थी, लेकिन उसने महिला से कोई सवाल नहीं किया। उनके पैरों के नीचे की संरचना चमकने लगी। कुछ ही देर में ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया उस संरचना की चमक से भर गई हो। आसमान लाल हो गया, जिससे हर कोई ऊपर देखने को मजबूर हो गया। कोई नहीं जानता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। लाल आसमान में तेज गड़गड़ाहट होने लगी। ऊपर उठने के बाद एक पक्षी आसमान से नीचे उतरा। पक्षी इतना बड़ा था कि उसकी छाया में आधा शहर ढक सकता था। विशाल पक्षी पूरी तरह से बिजली से बना था, जिसमें पंख भी शामिल थे। पंखों के हर फड़फड़ाहट के साथ बिजली जमीन पर गिर रही थी। दक्ष भी चौंक गया जब उसने ऊपर देखा। वो पक्षी की आभा को महसूस कर सकता था, भले ही वो दूर था। वो पक्षी, यह कोई असली जानवर नहीं है। ये सिर्फ उस अवरोध का प्रकटीकरण है जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि मैंने इसे कम करके आंका। भले ही मैंने अपनी आभा के नीचे तुम्हारे वंश को छिपाने की कोशिश की, लेकिन अवरोध ने इसे पहचान लिया, जैसा कि स्वर्गीय योद्धाओं द्वारा लगाए गए अवरोध से उम्मीद की जाती है। हमें क्या करना चाहिए? दक्ष ने पूछा। हम और क्या कर सकते हैं? वो पक्षी स्वर्ग के सम्राट द्वारा स्वयं डाली गई बाधा का प्रकटीकरण है। मैं उससे थोड़ी देर तक लड़ सकता हूँ, लेकिन मैं भी खुद को घायल किए बिना उसे हरा नहीं सकता। इससे पहले कि वह हमें पकड़ ले, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तब तक मैं उसे झूठे रास्ते पर छोड़ देता हूँ। अपनी क्यूई को पत्थर पर भेजना शुरू करो। ये पत्थर। दक्ष ने अपनी मुट्ठी खोली। बिल्कुल, मैंने तुम्हें वो पत्थर ऐसी ही स्थिति के लिए दिया था। बस क्यूई का प्रयोग करो।
ठीक है। आदेश का पालन करते हुए दक्ष ने अपनी क्यूई को पत्थर की ओर धकेल दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके सिर के ऊपर उड़ रहा पक्षी दूसरी दिशा में उड़ने लगा, मानो वो किसी चीज से आकर्षित हो रहा हो। क्या हुआ इसे? दक्ष ने चौंकते हुए पूछा। यह इतनी आसानी से क्यों जा रहा था? ये तुम्हें पकड़ लेगा। अमर रानी मुस्कुराई। क्या? लेकिन मैं यहाँ हूँ। मुझे पता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पत्थर आपकी आभा को इस दुनिया के दूसरे छोर पर एक अन्य संरचना में भेज रहा है। वो संरचना भी इस दुनिया की बाधा को तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें आपकी शुद्ध आभा होती है, जबकि यहाँ आपकी आभा छुपी होती है। इसलिए यह उस ओर जाता है जिसकी ओर यह सबसे अधिक आकर्षित होता है। इस दुनिया का प्राणी अवरोध को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जब तक इसे एहसास होगा कि क्या हो रहा है, तब तक हम बहुत दूर जा चुके होंगे। क्या यह वाकई काम करेगा? दक्ष ने पूछा। क्या ये तरकीब वाकई इतनी आसान हो सकती है? तुम्हें लगता है कि यह आसान है? हमें अभी भी बहुत कुछ करना है। जैसे ही हम अवरोध को तोड़ना शुरू करेंगे, पक्षी को एहसास हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। इससे पहले कि वो हम पर हमला करे, हमारे पास वहां से निकलने के लिए बस 1 सेकंड का अंश होगा। अब मुझे परेशान मत करो, बस चुपचाप खड़े रहो। अमर रानी ने दक्ष का हाथ पकड़ लिया और अपने मूल को अपने नीचे के गठन में भेजना शुरू कर दिया। उसका गठन जितना मजबूत था, उसके सामने का स्थान उतना ही अस्थिर हो गया था। दक्ष चुपचाप खड़ा रहा और महिला को अपना काम करने दिया। कुछ ही देर में उनके सामने एक स्थानिक दरार खुलने लगी। ऐसा लग रहा था कि बिजली के पक्षी ने भी दरार को महसूस कर लिया था। वह घूम गया। अपने विशाल पंख के एक ही फड़फड़ाहट से वो आधी दुनिया की यात्रा करके अमर रानी के ऊपर आ गया। चीख! एक चीखती हुई आवाज के साथ पक्षी ने अपने पंख फड़फड़ाए। हजारों बिजली के बोल्ट शाही महल पर टूटकर गिरे। अहंकारी! अमर रानी ने अपना हाथ उठाया। महल के चारों ओर एक अवरोध खड़ा कर दिया। भले ही उसने अवरोध खड़ा कर दिया था, लेकिन वह जानती थी कि यह 1 सेकंड से ज्यादा नहीं टिकने वाला था। दक्ष को अपने साथ खींचते हुए वो स्थानिक दरार के अंदर कूद गई। जैसे ही अवरोध टूटा, स्थानिक दरार भी बंद हो गई। बिजली पक्षी ने बहुत दहाड़ लगाई, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका क्योंकि उसके पास अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई नहीं बचा था। वो बिना किसी कारण के निर्दोष लोगों को नहीं मार सकता था। काफी समय बाद बिजली पक्षी अपने मिशन में असफल होकर गायब हो गया। अमर रानी एक बार फिर अमर दुनिया में प्रकट हुई। इस बार वो अकेली नहीं थी। ये जगह हम कहाँ हैं? दक्ष ने पूछा। यह अनैतिक दुनिया है। तुम्हारे माध्यम से मैं असली दक्ष को महसूस कर सकती हूँ। वो इस दुनिया में नहीं है। ये हमारे लिए एक सुरक्षित जगह होनी चाहिए। मुस्कुराते हुए अमर रानी ने उत्तर दिया। इससे हमें बहुत समय मिल जाएगा। आओ, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलूं जहां तुम्हें अपनी ताकत मिलेगी। कहा? ड्रैगन मंदिर तक। ड्रैगन? तुम्हारा मतलब असली ड्रैगन है? मुझे लगता है कि तकनीकी रूप से आप इसे असली ड्रैगन कह सकते हैं, अमर रानी ने हंसते हुए कहा। पिछली बार इंसानों की मदद करने के लिए मैंने उस ड्रैगन से लड़ाई क्यों नहीं की? इसका एक कारण है। यह ऐसे ही एक दिन के लिए था। अब जब मुझे इसकी जरूरत है, तो मैं अपने धैर्य का फल प्राप्त कर सकती हूँ। अमर रानी के सामने एक और द्वार खुल गया। वो दक्ष के साथ द्वार के अंदर चली गई। इस बार वो ब्लडलाइन मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने प्रकट हुई। हालांकि ब्लडलाइन मंदिर को ड्रैगन के रहने की जगह के रूप में जाना जाता था, लेकिन वहां केवल एक ड्रैगन रह रहा था। ये ड्रैगन किंग था जो दक्ष के साथ उसकी यात्राओं में साथ था। हालांकि दक्ष ड्रैगन किंग के साथ यात्रा कर रहा था, लेकिन उसने उस आदमी को वश में नहीं किया, क्योंकि उस समय तक वो ड्रैगन किंग से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका था। उसे समझ नहीं आया कि उसे ड्रैगन किंग की क्या जरूरत थी। इसके अलावा वो एक और सांप सम्राट नहीं चाहता था जो अपना मुंह बंद न रख सके। उसके पास पहले से ही एक मुट्ठी भर सांप था। क्या हम ड्रैगन के साथ प्रशिक्षण लेंगे? दक्ष ने पूछा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ड्रैगन उसे कम समय में कैसे मजबूत बना देगा। किसने कहा कि हम ऐसा करेंगे? अमर रानी मुस्कुराई। उसने अपना हाथ रक्तरेखा मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखा। उसके स्पर्श मात्र से ही प्रवेश द्वार धमाके के साथ खुल गया। आना!
वो दक्ष के साथ मंदिर में प्रवेश कर गई। मेरे मंदिर में घुसने की हिम्मत कौन कर सकता है? ड्रैगन राजा एक घुसपैठिए को देखकर भागा। हालांकि जैसे ही उसने देखा कि घुसपैठिया कौन था, वह रुक गया। दक्ष, क्या ये तुम हो? और वह महिला, मुझे तुम याद हो, तुम अनैतिक रानी हो सकती हो। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ड्रैगन राजा ने पूछा। अमर रानी ने कहा, हम उसे और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए यहाँ आए हैं। उसे और मजबूत बनाओ। ड्रैगन राजा हंसा। छोटी औरत, तुम अच्छा मजाक कर रही हो, मुझे और मत हंसाओ। पिछली बार जब मैंने उसे देखा था तो वह पहले से ही मुझसे ज्यादा ताकतवर था। मैं उसे और कैसे मजबूत बना सकता हूँ? जवाब आसान है, महिला ने जवाब दिया, तुम्हें बस मर जाना चाहिए। क्या? ड्रैगन राजा उस महिला की बातें सुनकर दंग रह गया। क्या वह वाकई उसे मरने के लिए कह रही थी? यह क्या मजाक है? यह कोई मजाक नहीं है। तुम्हें आज ही मरना होगा। केवल तुम्हारी मृत्यु से ही उसे ड्रैगन सोल प्राप्त हो सकता है जो उसके विकास में मदद करेगी। वह ड्रैगन सोल उसके उस स्तर तक पहुंचने में पहला कदम होगा जहां वह दक्ष का सामना कर सकेगा। अमर रानी ने कहा। दक्ष का सामना करने के लिए? तो वह दक्ष नहीं है जिसे मैं जानता था। तुमने उसका क्लोन बनाया, इसीलिए मैं उसमें उसकी पुरानी ताकत महसूस नहीं कर सका। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने उसे मजबूत बनाने की बात की। मैं भी सोच रहा था कि जब दक्ष तुम्हें मारना चाहता था तो वह तुम्हारे साथ क्यों काम करेगा। तो यही बात है, तुमने दक्ष का सामना करने के लिए इसे बनाया है। तुम्हें लगता है कि यह बच्चा उसका सामना कर सकता है? वह अब इतना शक्तिशाली है कि यह सम्राट भी उसे नहीं हरा सकता। इस कीड़े की तो बात ही छोड़ो। ड्रैगन किंग जोर से हंसा और दक्ष को एक के बाद एक अपमानित करने लगा। यदि आपको लगता है कि ड्रैगन सोल आपको दक्ष का सामना करने में मदद कर सकता है, तो आप इससे अधिक गलत नहीं हो सकते। आपको पता नहीं है कि वह कितनी दूर तक चढ़ गया है और किस तरह के लोग उसके दोस्त हैं। उस स्तर पर हम उसे छू भी नहीं सकते, और अगर तुम छू भी सकते हो तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मुझे मारने दूंगा और मेरी आत्मा को साधना संसाधन के रूप में इस्तेमाल करूंगा। तुम पागल हो रहे हो। ड्रैगन किंग ने अपनी आंखें घुमाई। मेरे मंदिर से चले जाओ इससे पहले कि मैं गंभीर हो जाऊं और तुम्हें मार डालूं। लिटिल ड्रैगन, मुझे लगता है कि तुमने वर्षों से मेरी चुप्पी को गलत समझा है। मैंने तुम्हारे खिलाफ मनुष्यों की मदद नहीं की। इसका कारण यह नहीं था कि मैं तुम्हारा सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। इसका कारण ये था कि मैं किसी और चीज से चिंतित था और मनुष्यों के मामले मेरे ध्यान देने योग्य नहीं थे। लेकिन अब यह अलग है। अब यह मुद्दा सीधे मुझसे संबंधित है। तो क्या हुआ अगर ये तुम्हें चिंतित करता है? सिर्फ इसलिए कि यह सम्राट कुछ 100 सालों तक सोया रहा, लोग मुझे कम आंकते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो तो आगे बढ़ो, कोशिश करो। लेकिन याद रखो, जब तुम एक कदम आगे बढ़ोगे तो जिंदा वापस लौटने की उम्मीद मत करो। ड्रैगन राजा ने अनैतिक रानी को चुनौती दी क्योंकि उसका शरीर बड़ा होने लगा था। अनैतिक रानी ने शब्दों में जवाब नहीं दिया। उसने अपने बगल में बैठे दक्ष की ओर देखा। तुम पीछे हट सकती हो, बाकी काम मैं संभाल लूंगी। हालांकि यह पहली बार है जब मैंने ड्रैगन देखा है, लेकिन मैं उससे लड़ भी सकता हूँ, दक्ष ने उसे याद दिलाया। हे नौजवान, तुम इतने मजबूत नहीं हो। तुम नश्वर दुनिया में मजबूत हो सकते थे, लेकिन यह अमर दुनिया है। तुम्हारी ताकत अमर दुनिया में सबसे निचले स्तर पर है। तुम ड्रैगन राजा के दबाव में भी नहीं टिक सकते। अमर रानी ने अपना सिर हिलाया। इसलिए तुम्हारे सामने की यात्रा लंबी और कठिन है। तुम ड्रैगन किंग का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो। दूसरे दक्ष का तो छोड़ो, मुझे तुम्हारे लिए वह आत्मा लाने दो और तुम्हारे लिए रास्ता तैयार करो। जब हम तैयार हो जाएंगे तो मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से बताऊंगा। दक्ष को ये बात पसंद नहीं आई कि कोई उसे कमजोर कह रहा है, लेकिन उसने सुनने का फैसला किया। वह देखना चाहता था कि ये दोनों वास्तव में कितने मजबूत हैं और ताकत के मामले में उसे अभी कितनी दूरी तय करनी है। वो एक कदम पीछे हट गया। अच्छा, अनैतिक रानी ने आखिरकार अपना ध्यान ड्रैगन राजा की ओर लगाया, जो अब एक विशाल पर्वत जितना बड़ा हो गया था। ड्रैगन राजा की गहरी लाल आंखें अमर रानी को देख रही थी, जो गुस्से में जल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह वास्तव में अमर रानी को मारना चाहता था।
यह महिला न केवल दक्ष को मारना चाहती थी, जो उसके लिए दोस्त जैसा नहीं था, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह उसे कमजोर कह रही थी। उसे दिखाना था कि वह कितना शक्तिशाली था। ड्रैगन सम्राट का शरीर एक चमकदार सुनहरे प्रकाश में चमकने लगा। उसकी सुनहरी आभा दूर दूर तक फैल गई। ड्रैगन सम्राट ने अपने होंठ खोले, हजारों सुनहरे प्रकाश के गोले छोड़े जो हर जगह उड़ गए। कोई भी अंधा स्थान नहीं छोड़ा जहां कोई उनसे बचकर खड़ा हो सके। यहाँ तक कि दक्ष भी हमलों की नजर में था। दक्ष ने अपने भंडार से एक ढाल निकाली और उसे उसके सामने रख दिया ताकि वह खुद को सुरक्षित रख सके। हालांकि अमर रानी के मन में कुछ और ही था। उसने अपना हाथ आसमान की ओर उठाया। उसके शरीर से रोशनी के सुंदर लाल धब्बे निकल रहे थे जो आपस में मिलकर उसके आकार की एक सुंदर लाल तलवार बना रहे थे। उसने तलवार को उल्टा करके उसे जमीन में घोंप दिया। जैसे ही तलवार ड्रैगन मंदिर की जमीन पर लगी, पूरा इलाका लाल हो गया। पूरा ड्रैगन मंदिर किसी तरह के अधिकार क्षेत्र में आ गया था। अनैतिक रानी की ओर गिरते हुए सुनहरे प्रकाश के गोले जमीन पर इस प्रकार गिर रहे थे मानो वे गुरुत्वाकर्षण के अत्यधिक दबाव में हों। न केवल गोले गिर गए, बल्कि वे प्रकाश के छोटे छोटे कणों में भी टूट गए जिन्हें तलवार ने सोख लिया। ड्रैगन सम्राट भी अपने शरीर को बचाए नहीं रख सका क्योंकि उसका शरीर जमीन पर गिर गया। उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों और कैसे संभव था, लेकिन वह अब उड़ नहीं सकता था। उड़ना तो दूर की बात है, वो हिल भी नहीं सकता था। दक्ष को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसने आश्चर्य से अपने आसपास की चीजों को देखा, ये सोचकर कि ड्रैगन सम्राट नीचे क्यों गिर गया, क्या हो रहा था। उसे कुछ भी महसूस क्यों नहीं हुआ। एक तलवार ने सब कुछ कैसे बदल दिया। आखिर यह कौशल क्या था। ड्रैगन सम्राट भी उतना ही हैरान था। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह खुद को मुक्त नहीं कर सका। न केवल वह खुद को मुक्त नहीं कर सका, बल्कि वह अपनी ताकत का भी इस्तेमाल नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ताकत सील कर दी गई हो। न केवल उसकी ताकत सील कर दी गई थी, बल्कि तलवार द्वारा चूसे जाने के कारण उसका शरीर भी तेजी से ऊर्जा खो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक मक्खी है जो एक जाल में फंस गई है, जहां वह अपनी अपरिहार्य मृत्यु को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। उसने नहीं सोचा था कि लड़ाई इस तरह से होगी। किसी कारण से लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। अमर रानी ने अपनी तलवार नहीं निकाली। तलवार को पीछे छोड़कर वह सीधे ड्रैगन सम्राट के पास गई, जिसने खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष किया। उसने अपना हाथ ड्रैगन सम्राट के माथे पर रखा। तुम कुछ कह रहे थे? मुझे आजाद करो। ड्रैगन सम्राट दहाड़ा। माफ करना, ऐसा नहीं होने वाला है। तुम्हारी आत्मा ही वो घटक होगी जिससे एक हथियार बनेगा जो मुझे आजादी दिलाएगा, अनैतिक रानी ने हंसते हुए कहा। हालांकि मुझे तुम्हारी जान लेने का अफसोस है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता तो मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता, लेकिन अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन मुझे तुम पर दया आती है। हजारों वर्षों के बाद तुमने अपना शरीर पुनः प्राप्त किया है और अब तुम इसे पुनः खो दोगे, लेकिन इस बार ये स्थायी होगा। उसके सामने एक स्थानिक द्वार खुला। वह स्थानिक द्वार से एक छोटा सा पत्थर बाहर ले आए। इसे पहचानो? अमर रानी ने पूछा। एक ड्रैगन के रूप में जो कभी ऊपरी क्षेत्रों में रहता था, तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। ये स्वर्गीय महल से आत्मा को अवशोषित करने वाला टुकड़ा है। यह न केवल आपकी आत्मा को अवशोषित करता है, बल्कि यह आपकी आत्मा को परिष्कृत भी करता है। तुम अपनी सारी यादें खो दोगे, तुम कुछ भी नहीं रहोगे। वह आत्मा मेरे लिए एक खाली आत्मा होगी जिसका मैं अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे पहले तुम्हें मारना होगा। इसे व्यक्तिगत रूप से मत लो। अमर रानी ने दूर से तलवार की ओर अपना हाथ बढ़ाया। लाल तलवार जमीन से उड़ती हुई उसकी ओर बढ़ी। जैसे ही तलवार जमीन से हटी, दबाव खत्म हो गया। ड्रैगन सम्राट मुक्त हो गया, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी ताकत खो दी हो। उसके पास इतनी भी ताकत नहीं थी कि वह अपना सिर उठा सके। हालांकि अगर वो कुछ कर भी पाता तो बहुत देर हो चुकी होती। तलवार पहले से ही अनैतिक रानी के हाथ में थी। मरो, मरो ताकि मैं जीत सकूं। अमर रानी ने चिल्लाते हुए ड्रैगन सम्राट की गर्दन में तलवार घोंप दी।
दहाड़। ड्रैगन सम्राट की दहाड़ दूर दूर तक सुनी जा सकती थी, क्योंकि तलवार ने उसके मोटे कौशल को भेदते हुए उसे छुरा घोंपा था। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखें बंद हो गईं और उसकी चीखें बंद हो गईं। पारदर्शी क्रिस्टल में प्रकाश का एक छोटा सा कण भरा हुआ था जो ड्रैगन सम्राट के शरीर से निकल रहा था। ड्रैगन की आत्मा, पहला कदम पूरा हुआ। पत्थर लेकर अमर रानी खड़ी हो गई। वो ड्रैगन सम्राट के सिर में तलवार घोंपते हुए वापस दक्ष के पास चली गई। तलवार धुंधली पड़ने लगी और अंततः गायब हो गई। दक्ष को उम्मीद थी कि वह ताकत की लड़ाई देखेगा जिसमें दोनों पक्ष अपने सबसे मजबूत कौशल का इस्तेमाल करेंगे ताकि वह अंदाजा लगा सके कि वह कितना कमजोर है, लेकिन उसने जो देखा वह भ्रमित करने वाला था। इससे उसे कुछ नहीं मिला। लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी। अब वो कुछ नहीं कर सकता था। वो नहीं जानता था कि ड्रैगन सम्राट कमजोर था या कुछ और, लेकिन ये लड़ाई निराशाजनक थी। आप निराश लग रहे हैं, अमर रानी ने उसके सामने उतरते हुए कहा। ये लड़ाई बहुत निराशाजनक थी, दक्ष ने ईमानदारी से उत्तर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं इसे खींचना नहीं चाहती थी। इसे पहला सबक समझिए। लड़ाई को खींचिए मत और इसे जल्दी खत्म कर दीजिए, क्योंकि शुरुआत ही वह समय है जब दुश्मन आपको आंकने की कोशिश करते हुए सबसे आसान रास्ता अपनाते हैं। अगर आप उस पल का फायदा उठा सकते हैं तो आप खुद को बहुत सारे सिरदर्द से बचा सकते हैं, अमर रानी ने समझाया। वो तलवार क्या थी? दक्ष ने पूछा। ऐसा लग रहा था कि तुमने अपनी क्यूई से कुछ बनाया है, लेकिन यह इतनी मजबूत थी कि मैं भी हैरान रह गया। क्या तुमने इसे किसी तरह के हुनर से बनाया है? ये सीखने लायक हुनर लगता है। ये तलवार मैंने किसी कौशल से नहीं बनाई है, अमर रानी मुस्कुराई। तो फिर यह एक खजाना था, लेकिन मैंने इसे अपनी आंखों के सामने बनते देखा। क्या कोई खजाना बिखर सकता है? दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। ये भी कोई खजाना नहीं है, अमर रानी ने समझाया। तो फिर क्या हुआ? मुझे अंदाजा लगाने के बजाय सीधे सीधे बताओ। क्या मैंने तुमसे अनुमान लगाने के लिए कहा था? अमर रानी ने हंसते हुए कहा। वैसे भी इसे आत्मा हथियार कहा जाता है। तुम इसे नहीं बना सकते क्योंकि तुम एक इंसान हो, लेकिन मैं तुम्हें इसके बदले कुछ और दूंगी। चिंता मत करो। जैसा कि मैंने कहा, मैं तुम्हें इतना शक्तिशाली बना दूंगी कि दक्ष भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। अभी तो चलो चलें, हमें दूसरी जगह जाना है। क्या हम शव वापस नहीं ले जा रहे हैं? यह एक ड्रैगन का शव है। हमें शरीर को वापस लाने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे किसी काम का नहीं है। हमें जो चाहिए था वह हमारे पास पहले से ही है। अमर रानी ने अपने हाथ में पत्थर के खूबसूरत टुकड़े पर नजर डालते हुए कहा। हम आत्मा के साथ क्या प्रयोग करेंगे? दक्ष ने पूछा। हम नहीं, तुम, अमर रानी ने उत्तर दिया। तुम आत्मा का उपयोग करोगे, तुम उसे अवशोषित करोगे। तुम अपना खुद का आत्मा हथियार नहीं बना सकते, लेकिन इस ड्रैगन आत्मा के साथ मैं तुम्हें एक आत्मा हथियार क्लोन बनाने में मदद कर सकती हूँ जो असली चीज से कम नहीं होगा। इसलिए तुम इस आत्मा को अवशोषित करोगे। अभी आओ। अमर रानी ने ड्रैगन मंदिर से गायब होने से पहले दक्ष का हाथ थामा था। अमर दुनिया में एक भी व्यक्ति यह नहीं जान सकता था कि ड्रैगन सम्राट को अभी अभी मारा गया है, और वह भी इतनी क्रूरता से। ड्रैगन सम्राट का शरीर, जो किसी खजाने से कम नहीं था और जिसका उपयोग कई कलाकृतियां बनाने के लिए किया जा सकता था, ड्रैगन मंदिर के अंदर पड़ा था और किसी को इसके बारे में पता भी नहीं था। मंदिर छोड़कर अमर रानी सीधे दक्षिणी साम्राज्य में चली गई। वो एक छोटे से तालाब के सामने प्रकट हुई जो काले पानी से भरा था। पानी के आसपास की गंध इतनी घिनौनी थी कि दक्ष को भी अपनी नाक बंद करनी पड़ी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। यही वह जगह है जहाँ हम जाएंगे। सवाल मत पूछो और पानी के अंदर कूद जाओ, अमर रानी ने उत्तर दिया। क्या, किस कोण से देखने पर यह पानी जैसा लग रहा है? ये बहुत गंदा है और इसकी बदबू बहुत बुरी है। दक्ष ने अपनी आंखें घुमाई। मैं अंदर नहीं कूद रहा हूँ। तो तुम मजबूत नहीं बनना चाहते? ये तुम्हारे संकल्प की सीमा थी। मुझे लगता है मैंने तुम्हें ज्यादा आंक लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि दूसरा दक्ष ऊपरी दुनिया में है जबकि तुम यहाँ फंसी हुई हो। ऐसा लगता है कि मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया। इस चीज के अंदर कूदने से मैं क्यों मजबूत हो जाऊंगा? यह उस जगह की ओर जाता है जहां आप प्रशिक्षण लेंगे।
इसके दिखने या महक के आधार पर इसका मूल्यांकन न करें। ये सिर्फ एक मृग तृष्णा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई तालाब में प्रवेश न करे। यह अंदर से अलग है, अमर रानी ने समझाया। लेकिन अगर आप नहीं आना चाहते हैं तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगी। आप जा सकते हैं। आपको मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। काम खत्म करने के बाद अमर रानी पानी के अंदर कूद गई। दक्ष ने महिला को पानी में प्रवेश करते देखा। भाड़ में जाओ, उसने पानी में कूदने के विचार पर ही कोसा, लेकिन वह जानता था कि उसे ऐसा करना ही होगा। वह भी पानी के अंदर कूद गया। जैसे ही वो गंदे तालाब के अंदर कूदा, वह हैरान रह गया। तालाब अंदर से एकदम साफ था। वो सही थी। बाहर से तो बस एक मृग तृष्णा थी। हालांकि यह एक तालाब समुद्र से भी गहरा लग रहा था। वो अमर रानी का पीछा करने लगा क्योंकि वे सभी गहरे पानी में तैर रहे थे। दक्ष अनैतिक रानी का पीछा करते हुए तालाब में और गहराई तक तैर गया, ये सोचते हुए कि वह उसे कहां ले जाएगी। क्या दक्ष के चेहरे पर अचानक आश्चर्य का भाव आया क्योंकि वह किसी तरह तालाब से बाहर आ गया था। तालाब का कोई छोर नहीं था। इसके बजाय ऐसा लगा जैसे एक निश्चित गहराई पर पहुंचने के बाद गुरुत्वाकर्षण अचानक उलट गया हो। ऐसा महसूस होने के बजाय कि वह नीचे की ओर तैर रहा है, आदमी को ऐसा लगने लगा कि वह ऊपर की ओर तैर रहा है। जल्द ही उसका सिर पानी से बाहर आ गया और उसका शरीर आधा अंदर आधा बाहर तैरने लगा। वो असमंजस में अपने आसपास के माहौल को देखने लगा। ये कौन सी जगह है? ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ की दुनिया ही अलग है और वो जगह उससे बिल्कुल अलग है। हर जगह हरी भरी घास थी, लेकिन पेड़ कहीं नजर नहीं आ रहे थे। खूबसूरत बगीचे में मूर्तियां थी, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग दिशाओं में देख रही थी। 1000 फीट ऊंची मूर्तियां ऐसी नहीं थी जैसी उसने पहले कभी देखी थी। इसके अलावा ये सभी मूर्तियां मानव साधकों की थी। ये लोग कौन हैं? दक्ष ने अमर रानी का पीछा करते हुए पूछा, जो पहले ही पानी से बाहर निकलकर जमीन पर आ चुकी थी। ये अब तक के सबसे महान साधक है। वे पहले 10 लोग थे जो नश्वर सीमाओं को तोड़कर अनैतिक दुनिया में आए और इसे वो बनाया जिसे हम आज जानते हैं, अमर रानी ने समझाया। लेकिन उन्होंने ये कैसे किया? यह आसान नहीं रहा होगा, है न? अब हमारे पास ये ज्ञान है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कौशल और सब कुछ। लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। ऐसी महान उपलब्धियां हासिल करने के लिए उन्हें वास्तव में प्रतिभाशाली होना चाहिए था। वे निश्चित रूप से प्रतिभाशाली थे। अमर रानी ने सिर हिलाया। हालांकि सिर्फ प्रतिभा ही ज्यादातर समय पर्याप्त नहीं होती। उन अतिरिक्त कदमों को उठाने के लिए आपको थोड़ी किस्मत की भी जरूरत होती है। उनके पास वो किस्मत थी। कैसी किस्मत? दक्ष ने पूछा। ये सब इसलिए शुरू हुआ क्योंकि वे सभी भाग्यशाली थे कि उन्हें एक साथ खजाना मिल गया। खजाने को अपने पास रखने और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के बजाय उन्होंने उसे उसके असली मालिक को लौटा दिया जो उसे खोजने आया था। खजाना ऐसी चीज थी जिसे खोजा नहीं जा सकता था। इसे केवल मूल मालिक ही पा सकता था। इसलिए उनकी निस्वार्थ मदद के बिना खजाने का असली मालिक इसे नहीं पा सकता था, अमर रानी ने समझाया। उनकी दयालुता देखकर खजाने का असली मालिक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने 10 लोगों से कहा कि वे कोई भी इनाम मांग ले, चाहे वो कुछ भी हो। मालिक कौन था? दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उसे यकीन था कि वह कोई इंसान नहीं था। वो व्यक्ति दानव सम्राट था और कहानियों के अनुसार जो चीज उसने खोई थी वह थी भाग्य की पुस्तक, अमर रानी ने समझाया। भाग्य की पुस्तक, यह एक पौराणिक खजाना है जिसके बारे में मुझे अब यकीन भी नहीं है कि वह मौजूद भी है। कोई नहीं जानता कि इस किताब को किसने बनाया, लेकिन इसे ब्रह्मांड का सबसे उच्च कोटि का खजाना माना जाता है। यह वह खजाना है जिसके लिए राक्षसों और स्वर्गीय योद्धाओं के बीच कई युद्ध लड़े गए थे। वास्तव में दोनों पक्षों के बीच संपूर्ण संघर्ष केवल पुस्तक के कारण ही शुरू हुआ था और यह संघर्ष अभी भी जारी है, भले ही पुस्तक बहुत पहले ही प्रकाशित हो चुकी है। पुस्तक में क्या था? देवता इस पर क्यों पागल हो गए? दक्ष ने अचंभित होकर पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कुछ अफवाहें सुनी है। कुछ अफवाहों में कहा गया है कि यह किताब किसी व्यक्ति के सटीक भविष्य की भविष्यवाणी कर सकती है। अन्य अफवाहों में कहा गया है कि इस किताब ने उन्हें भाग्य बदलने की शक्ति दी है।
ऐसी भी अफवाहें हैं कि इस किताब में भूत, वर्तमान और भविष्य को बदलने की शक्ति थी, इम्मोर्टल क्वीन ने बताया। हम कभी नहीं जान सकते कि यह वास्तव में क्या था। वैसे भी तथ्य यही है, एक युद्ध में पुस्तक खो गई थी। सभी ने इसकी खोज की। सभी नश्वर दुनियाओं को देवताओं और राक्षसों द्वारा समान रूप से खोजा गया था। ये दानव सम्राट ही था जिसने सबसे पहले पृथ्वी की खोज की थी, और यहीं पर उन 10 लोगों ने उसे पुस्तक के बारे में बताया और उसे सौंप दिया। खुश होकर दानव सम्राट ने उसे कोई भी इच्छा मांगने के लिए कहा। वे क्या चाहते थे? दक्ष ने पूछा। ताकत। चूंकि वे इतनी ऊंची रैंक तक पहुंच सके, तो ये स्पष्ट था कि उन्हें ताकत मिली होगी। नहीं, अमर रानी ने अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। तब क्या? आपसी निर्णय पर पहुंचने के बाद 10 लोगों ने न तो ताकत मांगी और न ही धन। इसके बजाय उन्होंने ज्ञान मांगा। उन्होंने दानव सम्राट से अपना सारा ज्ञान साझा करने को कहा, उन रहस्यों को छोड़कर जिन्हें बताने में वह असहज महसूस कर रहे थे। दानव सम्राट ने अपनी बात रखी और 10 लोगों को अपना सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन उसने उन सभी को अपना सारा ज्ञान नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने ज्ञान को 10 भागों में विभाजित किया और प्रत्येक व्यक्ति को एक एक भाग दिया। इस तरह 10 लोगों को संयुक्त रूप से उसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन किसी के पास भी पूरा ज्ञान नहीं था। उस ज्ञान का उपयोग करके 10 लोगों ने दुनिया को बदल दिया। उन्होंने उस ज्ञान का उपयोग साधना कौशल बनाने के लिए किया जिसका उपयोग मनुष्य कर सकते थे। उन्होंने उन्हीं कौशलों का उपयोग शक्ति और संसाधन प्राप्त करने के लिए किया, अमर रानी ने समझाया। इसलिए वे कहते हैं कि ज्ञान सबसे अच्छी चीज है जो किसी को पुरस्कृत किया जा सकता है। ये उन 10 लोगों की मूर्तियां हैं, और यह गुप्त ध्यान स्थल है जो उनके द्वारा बनाया गया था। आप भाग्यशाली हैं कि यह स्थान अभी भी मौजूद है। यह आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। इस जगह की क्या खासियत है? मूर्तियों के अलावा सभी मूर्तियों में उन 10 लोगों की समझ का एक अंश समाहित है। यदि आप यहाँ प्रशिक्षण लेते हैं तो आपकी प्रगति वास्तव में बहुत तेज होगी। इसके अलावा यहाँ समय धीरे धीरे चलता है, इसलिए आप यहाँ रह सकते हैं जबकि बाहरी दुनिया आपके लौटने की प्रतीक्षा में रुकी हुई है। दक्ष विशाल पत्थर की मूर्तियों के करीब चला गया। प्रत्येक मूर्ति के हाथ में पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा था जो चमक रहा था। वो छोटा पत्थर क्या है? उसने पूछा। यही वो पत्थर है जो इस जगह पर समय के प्रवाह को इतना धीमा रखता है। हालांकि इसे बनाए रखने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए पत्थर हर दिन अपनी कुछ ऊर्जा खोता रहता है। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो पत्थर 10 गुना बड़ा था, लेकिन अब ये केवल एक छोटा सा टुकड़ा है जो जल्द ही टूट सकता है। जब ऐसा होगा तो समय अपनी सामान्य गति से चलने लगेगा? दक्ष ने पूछा। हाँ, ये स्थान अब उतना खास नहीं रह गया है, इसलिए अच्छा हुआ कि तुम यहाँ तब आए जब अभी भी कुछ बचा हुआ है। फिर ये स्थान बाहरी दुनिया में लाखों वर्षों से अस्तित्व में है, जो इस अंतरिक्ष में अरबों वर्षों के बराबर है। इसलिए इसका इतने लंबे समय तक बने रहना अपने आप में एक उपलब्धि है, अमर रानी ने एक मूर्ति को धीरे से छूते हुए समझाया। क्या आपने भी यही प्रशिक्षण लिया था? आपको इस जगह के बारे में कैसे पता चला? आपको क्या लगता है कि मैं अमर दुनिया को नियंत्रित करने के लिए इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई? बेशक, ये सब इस जगह की बदौलत है, महिला ने आह भरते हुए उत्तर दिया। अतीत के बारे में सोचते हुए वो उन यादों को याद करने से खुद को रोक नहीं सकी जिन्हें वह बहुत पहले भूल चुकी थी। अगर यह जगह नहीं होती तो मैं मर चुकी होती, उसने समझाया। मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो इस जगह की देन है, अन्यथा मैं एक कमजोर लड़की होती जो खुद की रक्षा भी नहीं कर सकती थी। खैर, इतना काफी है। अब मुख्य विषय पर वापस आते हैं। यह वह जगह होगी जहां हम प्रशिक्षण लेंगे। आज आराम करो। मुझे कल ड्रैगन सोल के अवशोषण के लिए तुम्हें ठीक से आराम करने की आवश्यकता है, फिर हम तुम्हारी प्रगति पर काम कर सकते हैं। जब दक्ष के क्लोन को किसी और ने उसके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए फुसलाया तो असली दक्ष एक तालाब के पास नरम घास पर लेटा हुआ था। हल्की हवाएं उसकी त्वचा को छू रही थीं, जिस पर कपड़ों का एक भी टुकड़ा नहीं था। जुन उसके कंधे पर सिर रखकर उसके बगल में लेटी हुई थी। थकी हुई, वह पहले ही सो चुकी थी। हालांकि दक्ष अभी भी जाग रहा था।
उसने आसमान में खूबसूरत चांद को देखा जो उन पर खूबसूरत चांदनी बरसा रहा था। मुझे नहीं पता कि मैं अब क्या कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं उस रास्ते पर चल रहा हूँ जिससे मुझे बचना चाहिए था, लेकिन भविष्य के डर से मैं मुसीबत में पड़ जाता हूँ। ये कब रुकेगा? दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा, जैसे वो खुद से बात कर रहा हो। नोव एल बी जे एन एन अल्पविराम। उसकी काली काली आंखें भावनाहीन दिख रही थीं, लेकिन उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। उसका मन क्रूर हो गया था, लेकिन उसके दिल में अभी भी कुछ पुरानी भावनाएं थीं। लेकिन वह जानता था कि प्रत्येक रक्तवंश मंदिर परीक्षण के साथ वह बदल रहा था। ब्लडलाइन ट्रायल्स की शुरुआत उसके ब्लडलाइन को अपडेट करते हुए उसे अधिक शक्तिशाली बनाने के प्रयास से हुई, लेकिन इस समय वे उसे पूरी तरह से बदलने की ओर बढ़ चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे वह अपनी पूर्ण जागृति के करीब पहुंच रहा था, उसे बदलने के लिए उतना ही मजबूर होना पड़ रहा था। अब तक सिर्फ उसका परिवार ही था जो उसे उसकी समझदारी पर टिकाए हुए था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ऐसा कब तक हो सकता है। उसके दिल में ये डर था कि अगला खूनी मुकदमा उसके खुद के अंत का कारण बनेगा, यह वह जानता था। तुम चिंतित लग रहे हो? अचानक एक शांत आवाज उसके कानों में पड़ी, जिसने उसे उसकी उलझन से बाहर निकाला। क्या तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? दक्ष ने पूछा। उसने आवाज पहचान ली। यह आवाज उस व्यक्ति की थी जिससे वह पहले भी कई बार बात कर चुका था। हालांकि क्या उस व्यक्ति को यहाँ बात नहीं करनी चाहिए थी? ये कैसे संभव था? दक्ष ने आवाज की दिशा में देखा और वह और भी हैरान हो गया। लॉन्ग तियान उसके बगल में बैठा था। उसके पास अभी भी उसका शरीर नहीं था, लेकिन वह एक आत्मा के रूप में था। मुझे चांद को चांदनी में नहाते हुए बहुत समय हो गया है। ओह, मैं इसे कितना मिस करता था। जब मैं छोटा था तो मैं अक्सर छत पर बैठकर खेती करता था। कोई भी उस रहस्य को नहीं जानता था, लॉन्ग तियान ने हंसते हुए कहा। वो दक्ष की ओर मुड़ा। फिर से बाहर आना मजेदार है, भले ही मैं अपने शरीर में नहीं हूँ। ओह, और चिंता मत करो, मैं उस शरीर को लेने की कोशिश भी नहीं करने जा रहा हूँ। तुमने मेरे लिए जो किया उसके बाद मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ। उस शरीर को रखो, तुम वाकई बहुत अच्छा कर रहे हो। बातचीत के बीच में ही वो जोर से हंस पड़ा। वही, और मैं उन सभी परीक्षणों से नहीं गुजरना चाहता जो अब तुम्हारे रास्ते में है। मेरी आत्मा कमजोर है, वो इसे झेल नहीं पाएगी, इसलिए शुभकामनाएं। तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। तुम कैसे हो? दक्ष ने अपना सवाल दोहराया। इस शरीर के असली मालिक की आत्मा उसके बगल में बैठी थी। बेशक उसे झटका लगने वाला था। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? पिछली बार जो हुआ उसके बाद मुझे ब्लडलाइन मंदिर से बाहर कर दिया गया है। इसका मतलब है कि मैं अंदर नहीं जा सकता, लेकिन इसका ये भी मतलब है कि मैं इससे जुड़ा नहीं हूँ। मैं बाहर आ सकता हूँ और उस बाहरी दुनिया का अनुभव कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि यह कब तक चलेगा। शायद मार्शल सोल के ठीक होने के बाद मुझे फिर से वापस भेज दिया जाएगा, लेकिन तब तक मैं इस दुनिया का अनुभव करना चाहता हूँ। लॉन्ग तियान ने खूबसूरत चांद को देखते हुए कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि हर बुरी खबर में एक अच्छी बात भी होती है। मेरी मार्शल आत्मा क्षतिग्रस्त हो गई है और हम यहाँ एक ऐसी दुनिया में फंस गए हैं जहाँ QE नहीं है। यह निश्चित रूप से बुरी खबर है, लेकिन कम से कम अब आप दुनिया को देख सकते हैं। हालांकि मेरा एक सवाल है, आप कितने समय से बाहर हैं? दक्ष ने पूछा। उसके शरीर को ढकने से पहले जून को अपने कंधों से हटा दिया। वो उठकर बैठ गया और उसने भी अपना आधा शरीर चादर से ढक लिया। तुम जानना चाहते हो कि मैंने कितना कुछ देखा, है ना? लॉन्ग तियान ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं अभी तुम्हारे जाने के बाद बाहर आया हूँ। वैसे भी ऐसा नहीं है कि मैंने पहले ऐसी चीजें नहीं देखी है। इसलिए नहीं कि मैंने जानबूझकर इसकी तलाश की, बल्कि इसलिए कि मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैं वही देखता हूँ जो तुम देखते हो, इसलिए इसे दिल पर मत लेना। किसी भी मामले में मैं एक आत्मा हूँ, उन्होंने आगे कहा। क्या आप मेरे द्वारा ऐसी चीजें देखने से भी ज्यादा अजीब कुछ जानना चाहते हैं? क्या? दक्ष ने पूछा। तुम्हारे पास मेरा शरीर है,
तुम मेरे शरीर। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। शरीर के साथ ये सब करते हो, इसलिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि मेरे शरीर ने लगभग सभी अंतरंग कार्य किए हैं। फिर भी मैं कह सकता हूँ कि मैंने किसी लड़की को नहीं छुआ है। ये झूठ भी नहीं है। लॉन्ग तियान ने हंसते हुए कहा, अरे मेरे चुटकुलों को गंभीरता से मत लो। मैं आज अच्छे मूड में हूँ। दशकों बाद मैं बाहर आया हूँ। मैं बकवास कर रहा हूँ। नहीं, ये ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। साथ ही हाँ, यह निश्चित रूप से मनोरंजक है। हालांकि चिंता मत करो, चूंकि तुम्हारी आत्मा बाहर आ सकती है, इसलिए चीजें आसान हो जाती है। इसका मतलब है कि हम पर्याप्त सामग्री खोजने के बाद तुम्हारे लिए एक शरीर बना सकते हैं, जैसा कि हमने जुन के लिए किया था। अगर हम मेरी मार्शल आत्मा के ठीक होने से पहले ऐसा करते हैं, तो आप ब्लड लाइन मंदिर से मुक्त हो सकते हैं, जैसे मैंने जून को मुक्त किया था। तब आप न केवल दुनिया को बेहतर तरीके से अनुभव कर पाएंगे, बल्कि आप अपनी इच्छानुसार अपना जीवन भी जी पाएंगे। आप अपने परिवार और अन्य लोगों से मिल पाएंगे। दक्ष ने उत्साहित होकर कहा। उसे हमेशा इस बात का अफसोस होता था कि वह अपना जीवन जी रहा था, जबकि लॉन्ग तियान सिर्फ रक्त मंदिर में फंसा हुआ था और देख रहा था कि उसका परिवार किसी और को अपना बेटा कह रहा है। मुझे नहीं लगता कि यह सही होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, लॉन्ग तियान ने दक्ष को चौंकाते हुए कहा। यह आदमी मना क्यों कर रहा था, ये समझ में नहीं आया। क्या मैंने सोचा था कि तुम खुश होगे? तुम स्वीकार क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम बाहर जीवन नहीं जीना चाहते? दक्ष को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसने कई जवाबों की उम्मीद की थी, लेकिन यह उनमें से एक नहीं था। बेशक मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैंने अपना बचपन भी पूरी तरह से नहीं जिया। बाकी की जिंदगी तो दूर की बात है। मुझे अभी भी बहुत कुछ अनुभव करना है। लॉन्ग तियान ने आह भरते हुए जवाब दिया। देखने के लिए बहुत कुछ है, खोजने के लिए बहुत कुछ है। तो फिर तुम मना क्यों कर रहे हो? क्या इसलिए कि तुम्हें लगता है कि कोई दूसरा शरीर तुमसे नीचे है? तुम इसके बजाय ये शरीर चाहते हो? दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। इस समय या भविष्य में कभी भी ऐसा करना मुश्किल हो सकता है। हे, चिंता मत करो। एक शरीर बस एक शरीर है, एक शरीर। मुझे तुम्हारा शरीर भी नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी शरीर को स्वीकार कर सकता हूँ, लॉन्ग तियान ने आह भरते हुए जवाब दिया। तो फिर क्यों नहीं? दक्ष ने पूछा। मुझे समझ नहीं आया। यह इतना जटिल नहीं है। मैं शरीर नहीं ले सकता, क्योंकि तब मैं रक्तरेखा मंदिर और आपकी मार्शल आत्मा से अलग हो जाऊंगा। तब मैं भविष्य में आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। और मेरा विश्वास करो, इस समय आपको रक्तरेखा मंदिर की मदद की जितनी जरूरत हो उतनी जरूरत होगी, लॉन्ग तियान ने मुस्कुराते हुए समझाया। उसकी मुस्कुराहट के पीछे कुछ उदासी छिपी थी, जो स्पष्ट थी। दक्ष और उसके परिवार की खातिर वो आजाद होने का अवसर छोड़ने को तैयार था। मुझे तुम पर यकीन नहीं हो रहा। मेरे लिए तुम ऐसे मौके को ठुकरा रहे हो। तुम्हें पता है कि तुम्हें ब्लड लाइन मंदिर में वापस खींच लिए जाने के बाद शायद यह मौका फिर न मिले। तब मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। दक्ष ने लॉन्ग तियान को याद दिलाया। उसे विश्वास था कि लॉन्ग तियान को उसकी परेशानी की पूरी तस्वीर नहीं मिल रही थी। तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता? लॉन्ग तियान ने चांद को देखते हुए पूछा। वो आलसी होकर जमीन पर लेट गया। हालांकि अगर मैं इस समय ब्लड लाइन मंदिर छोड़ देता हूँ, तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। तियान शेन का सामना करने के लिए आपको हर संभव मदद की आवश्यकता होगी। मैं आपको अकेले इससे गुजरने नहीं दे सकता, क्योंकि अगर आप असफल हुए तो सब कुछ खो जाएगा, उन्होंने कहा। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास इसके लिए एक योजना है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकूंगा। मेरे लिए अपनी जान जोखिम में मत डालना, दक्ष ने कहा। जब तुमने जून को नकली ब्लड लाइन मंदिर से मुक्त कराया था, तब तुम्हारी यही योजना थी। तुमने तब भी यही सोचा था। लेकिन मुझे बताओ, क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि अगर वो अभी भी नकली ब्लड लाइन मंदिर से जुड़ी होती तो बेहतर होता? वह आपको अंतिम परीक्षण के दौरान मार्गदर्शन करने में सक्षम होती, जिस पर आपको आवश्यकता थी, या वास्तविक जीवन की समस्याओं के बारे में जानकारी प्रदान करती। एक नश्वर के रूप में जब भी आप उसे बुलाते हैं, तो वह हमेशा खतरे में होती है।
जो आप युद्ध में होने पर नहीं कर सकते। मैं नहीं चाहता कि आप वही गलती करें जो आपने उसके साथ की थी। मैं इस बार स्वार्थी नहीं हो सकता, चाहे मैं कितना भी चाहूं, और भगवान की कसम मैं इस समय स्वार्थी होना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। इसलिए इस विषय को फिर से मत उठाओ। मैं नहीं चाहता कि मुझे फिर से याद दिलाया जाए, क्योंकि हो सकता है कि मैं अगली बार मना न कर पाऊं। मुझे कमजोर मत बनाओ, ये हम दोनों की भलाई के लिए है। लॉन्ग तियान की बातें सुनकर दक्ष को भी एहसास हुआ कि वह गलत नहीं था। उसे ट्रायल के दौरान जून की जरूरत महसूस हुई थी। उसके बिना उसे ये भी नहीं पता था कि क्या करना है या ट्रायल का लक्ष्य क्या है। उसने जून की ओर देखा, जो शांति से सो रही थी। मुझे पता है कि अगर मैंने उसे अंगूठी की आत्मा के रूप में रहने दिया होता तो मैं बेहतर स्थिति में होता, लेकिन अगर मुझे दूसरा विकल्प दिया जाता तो भी मैं वही करता। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो दुनिया कितनी अंधकार में हो सकती है। एक रिंग में खाली जगह के अंदर अकेले रहना। वह जीने की हकदार थी, भले ही इससे मेरा जीना मुश्किल हो जाए, और इसी तरह तुम भी जीने की हकदार हो। उसने लॉन्ग तियान की तरफ देखा। लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, मैं फैसला तुम पर छोड़ता हूँ। किसी भी मामले में मुझे पहले जरूरी सामान ढूंढना होगा, उसके बाद ही हम किसी और चीज के बारे में सोच सकते हैं। इसलिए आप अपना समय लें और इसके बारे में स्पष्ट रूप से सोचें। हम इस बारे में फिर से बात करेंगे। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, दक्ष ने कहा। अब अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या आप पीछे मुड़ेंगे? हाँ जरूर। लॉन्ग तियान ने पलटकर दूसरी तरफ देखा। जुन उठो। जैसे ही लॉन्ग तियान ने मुड़कर देखा, दक्ष ने अपना हाथ जुन के कंधे पर रखा और उसे ऊपर ले जाने लगा। जुन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। तुम्हें क्या चाहिए? कोई यहाँ आ रहा है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि तुम उठो और कपड़े पहन लो। दक्ष खड़ा हुआ और अपनी ड्रेस पहनने लगा। जो भी है उसे जल्दी ही यहाँ आ जाना चाहिए। बहुत गलत समय है। मैं बहुत अच्छी नींद ले रही थी। जम्हाई लेते हुए जुन भी खड़ी हो गई और कपड़े पहनने लगी। जैसे ही दोनों ने कपड़े पहनना समाप्त किया, दक्ष लॉन्ग तियान की ओर मुड़ा। अब तुम मुड़ सकते हो और उठो भी, हम जा रहे हैं। तुम किससे बात कर रहे हो? कसुन ने पूछा, जब उसने पाया कि दक्ष हवा में बातें कर रहा था। लॉन्ग तियान, तुम उसे देख नहीं सकते, लेकिन जाहिर है वह मेरे मार्शल स्पेस से बाहर आने में सक्षम है, दक्ष ने समझाया। वैसे भी मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले हमें चलना होगा। हमें नहीं पता कि कौन आ रहा है। हो सकता है कि गार्ड हमें पकड़ने के लिए यहाँ आए हों, इसलिए हमारा पीछा करना। दक्ष ने ब्लड ड्रैगन को बुलाने से पहले गद्दे और बाकी सभी चीजों को अपने स्टोरेज रिंग के अंदर भेज दिया। सर्प सम्राट के बिना रक्त ड्रैगन ही यात्रा का एकमात्र तेज और व्यवहार्य विकल्प था। उसने ड्रैगन को पूर्व दिशा की ओर उड़ने का आदेश देने से पहले जुन के साथ रक्त ड्रैगन पर चढ़ाई की। रक्त ड्रैगन दूर जाकर क्षितिज में गायब हो गया। जिन लोगों के बारे में दक्ष चिंतित था, वे भी तालाब पर पहुंच गए। कोई यहाँ था, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। यह एक अजीब ऊर्जा हस्ताक्षर है। आपको लगता है कि यह वही व्यक्ति हो सकता है जिसके बारे में गांव वाले बात कर रहे थे? ये बिल्कुल संभव है। हालांकि जो भी था वो चला गया। कहीं भी कोई निशान नहीं है। यह निश्चित रूप से दिलचस्प है। या तो उस व्यक्ति ने इस जंगल में आने के लिए हमारे जैसे टेलीपोर्टेशन पोर्टल का इस्तेमाल किया, या वह उड़ गया। केवल यही निशान न होने की व्याख्या कर सकता है। कुछ लोग घेरा बनाकर खड़े थे और संभावना पर चर्चा कर रहे थे। हवा में जांच करो। अगर निशान जमीन पर नहीं है तो यह वहां होगा जब तक कि यह टेलीपोर्टेशन न हो। जितना संभव हो सके उतनी दूर तक उड़ते हुए दक्ष जंगल से दूर दूर तक उड़ता रहा, और यदि संभव हो तो किसी भी सैनिक से दूर जाने की कोशिश करता रहा। वह अति आत्मविश्वासी नहीं बनना चाहता था, और अगर वह इससे बच सकता था तो इस दुनिया के सैनिकों के साथ युद्ध नहीं करना चाहता था। हालांकि वह इतना मूर्ख भी नहीं था कि जवाब पाने की उम्मीद में खुद को उनके सामने एक दोस्ताना इशारे के तौर पर आत्मसमर्पण कर दे। उसे जो सबसे अच्छा तरीका सूझा वो था इस जगह को छोड़ देना। सैनिकों से सीधे निपटने के बजाय इस दुनिया के आम लोगों से निपटना और उनसे जवाब प्राप्त करना ज्यादा बेहतर था, भले ही वो उनकी भाषा न समझ पाता हो।
उसे यह एहसास नहीं था कि जिस दिशा में वह उड़ रहा था वो उस दिशा से बहुत अलग नहीं थी जिस दिशा में उसे गांव वाले ले जा रहे थे। वह अनजान होकर सीधे व्हाइट टाइगर क्षेत्र की राजधानी की ओर बढ़ गया। सौभाग्य से भारी सुरक्षा वाली राजधानी से पहले एक और शहर था। शहर उसके लिए एक बाधा के रूप में कार्य करता था जहां वह रह सकता था और उत्तर प्राप्त कर सकता था जो उसके लिए एक वरदान था। दूर से शहर को देखकर उसने ब्लड ड्रैगन को बीस्ट माउंटेन पर वापस भेज दिया और जमीन पर उतर गया। चूंकि यह ड्रैगन क्षेत्र नहीं था इसलिए वह यहाँ ड्रैगन को नहीं आने दे सकता था, नहीं तो वे मुसीबत में पड़ सकते थे। यदि आपने जो विशेषताएं बताई हैं वे सच हैं, तो हम सफेद बाघ के दायरे में हैं। अगर वे हमें देखेंगे तो वे हमसे डर जाएंगे, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपना भेष बदल लें। जुन ने लूसीफर को याद दिलाया, जो सीधे शहर की ओर चलने वाला था। वो सही कह रही है, तुम्हें पता है। लॉन्ग तियान ने उससे सहमति जताई। तुम्हें बेहतर होगा कि तुम अपना भेष बदल लो। दक्ष ने एक लंबा लबादा निकाला जो उसे ऊपर से नीचे तक, यहाँ तक कि उसके आधे चेहरे को भी ढंक रहा था। लबादा भी ऐसा था कि उसके हाथ उसके अंदर रह सकते थे। जब तक वह अपना हाथ बाहर नहीं निकालता वो उन्हें सबकी नजरों से दूर रख सकता था। ये सबसे अच्छा है जो मैं कर सकता हूँ, दक्ष ने जुन से कहा। मैं अपने हाथों को उनके जैसे पंजों में नहीं बदल सकता। आपको सफेद बाघ बनने के लिए पंजे की जरूरत नहीं है। सफेद बाघ शाही कबीले के सदस्यों के हाथ सामान्य होते हैं। केवल आम लोग और कमजोर सदस्य ही हैं जो अपने हाथों को वापस मानव रूप में नहीं बदल सकते, जुन ने समझाया। इसलिए शाही परिवार में इंसानी हाथों को शाही खून का सबूत माना जाता है, जो कि आम लोगों के हाथों से ज्यादा है। उन्होंने आगे कहा, हालांकि अगर आप अपने हाथों को छिपाकर रखें तो अच्छा रहेगा, ताकि ज्यादा ध्यान आकर्षित न हो, क्योंकि अगर आप ज्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं तो यह आपके लिए बहुत जल्दी परेशानी का सबब बन सकता है। आपके हाथ भले ही आपको न पहचान पाएं, लेकिन आपकी आंखें और अन्य विशेषताएं निश्चित रूप से आपको उजागर कर देंगी। इसलिए रडार के नीचे रहना एक बेहतर विकल्प है। दक्ष ने जून को दूसरा लबादा देने से पहले सिर हिलाया। लो, तुम भी एक लबादा पहन लो क्योंकि तुम मेरे साथ जाओगे। मैं उनकी भाषा का एक भी शब्द नहीं समझता, तुम उसमें काम आओगे। जून ने लबादा लिया और उसे पहनना शुरू कर दिया। मेरे लिए भी कुछ? लॉन्ग तियान ने दक्ष की ओर हाथ बढ़ाते हुए पूछा। क्या तुम इसे पहन भी सकती हो? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं मजाक कर रहा हूँ, लॉन्ग तियान मुस्कुराया। जब भी मैं चाहूँ लोगों से फिर से बात कर सकूं, ये बहुत अच्छा लगता है। भले ही मैं सिर्फ तुमसे ही बात कर सकता हूँ। वह क्या कह रहा है? कसुन ने दक्ष से पूछा, उसे हवा में बातें करते हुए देखकर। कुछ नहीं, वो बस इतना कह रहा है कि उसे खुशी है कि वो फिर से लोगों से बात कर सकता है, दक्ष ने समझाया। मैं उसे समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी ऐसी ही स्थिति में था, जून ने आह भरते हुए जवाब दिया। इतने सालों में अंधेरा और अकेलापन आप पर बहुत भारी पड़ सकता है। मैं बहुत खुश था जब मैं आखिरकार आपसे बात कर पाया और रिंग से बाहर आ पाया। मुझे नहीं पता कि यह कैसा लगता है, लेकिन मैं भी इसे समझ सकता हूँ। इसीलिए मैं उसे अपना प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन वह लगातार मना कर रहा है, दक्ष ने शहर की ओर चलते हुए कहा। क्या प्रस्ताव? जुन ने पूछा। तुमने उसे क्या प्रस्ताव दिया? उसे मत बताना, लॉन्ग तियान ने कहा, ये देखते हुए कि दक्ष जवाब देने वाला था। क्यों नहीं? दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। वो इसे गुप्त रखने की कोशिश क्यों कर रहा था? अगर आप उसे अपना प्रस्ताव बताते हैं तो आपको उसे ये समझाना होगा कि मैं क्यों मना कर रहा हूँ। अगर उसे कारण पता चल जाए तो उसे लगेगा कि वह रिंग स्पिरिट के रूप में भी आपकी अधिक मदद कर सकती थी। उसके निर्णय पर उसके मन में कोई पछतावा पैदा न करना ही बेहतर है। मुझे लगता है कि तुम सही हो, दक्ष ने सिर हिलाया। वह जुन की ओर मुड़ा। मुझे खेद है, लेकिन मैं तुम्हें उसके साथ अपना सौदा नहीं बता सकता। क्या तुमने उसे अपना शरीर दिया? जुन की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया होता तो मैं भगवान की कसम खाता हूँ। नहीं, ये प्रस्ताव नहीं है, दक्ष ने जुन के वाक्य को पूरा करने से पहले ही हस्तक्षेप किया। अगर तुम्हें इसी बात की चिंता है तो मैंने उसे ये शरीर देने की पेशकश नहीं की। प्रस्ताव अलग था, हालांकि मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता।
जब तक यह आपके शरीर को देने का प्रस्ताव नहीं था तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो भी प्रस्ताव देते हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जुन ने अपनी नजरें नीची करते हुए कहा, लेकिन मैं अभी भी उत्सुक हूँ कि प्रस्ताव क्या था। क्या हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं? यह कोई बहुत बड़ा प्रस्ताव नहीं है। मैंने उसे एक बहुत छोटी सी चीज की पेशकश की है जिसके लिए बहुत कम प्रयास की भी जरूरत नहीं है। शायद मैं आपको भविष्य में बताऊं, लेकिन सबसे पहले हमें सबसे महत्वपूर्ण तत्वों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। हमें अपनी पहचान बताए बिना मेरी मार्शल सोल को ठीक करने का तरीका खोजने की जरूरत है, और यह शहर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इसलिए सावधान रहें। समझाने के बाद दक्ष ने जून का हाथ पकड़ लिया और जमीन के करीब रहते हुए शहर की ओर उड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में वो शहर के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। शहर के प्रवेश द्वार पर 2 युवक खड़े थे। शहर में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति उन युवकों को एक सिक्का देता हुआ दिखाई दे रहा था। प्रवेश कर, दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि हमें बिना सिक्के के प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन इस समय सिक्का एकत्र करने का कोई तरीका नहीं है, जुन ने टिप्पणी की। क्या मैं चुपके से अंदर जा सकता हूँ? दक्ष ने सुझाव दिया, लेकिन मुझे तुम्हें 1 मिनट के लिए वापस भेजना पड़ेगा। अंदर घुसना जोखिम भरा है। मुझे लगता है कि इससे बेहतर कोई विकल्प है, जुन ने बड़बड़ाते हुए कहा। ठीक है, मैंने तुम्हें पहले जो कुछ भी बताया था उसे भूल जाओ कि अपने हाथ छिपाए रखो। सुनिश्चित करो कि तुम्हारे हाथ दिखाई दे रहे हो। अगर तुम शाही हो तो वे एक सिक्का नहीं लेंगे, लेकिन सुनिश्चित करो कि वे तुम्हारे हाथों से ज्यादा कुछ न देखें। ये कोशिश करने लायक है। दक्ष ने कंधे उचकाए। वो शांति से उन 2 लोगों के पास गया। उन लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया और ऐसी भाषा में कुछ बोलने लगे जिसे वो समझ नहीं पाया। जवाब में दक्ष ने अपना हाथ लबादे से बाहर निकाला। हाथ देखकर ऐसा लगा कि जून को वैसा जवाब नहीं मिला जैसा उसने सोचा था। दक्ष को जाने देने के बजाय ऐसा लग रहा था कि वे आगे बढ़ने वाले ही नहीं थे।